Good morning, one and all. Today is 11th June 2021, and we'll be taking last topics of Unit 4, Common Enablers. We know that the service application group together to make up the software application service framework are termed as common enablers. Common enablers मतलब जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विस फ्रेमवर्क है, वो जो इकट्ठे पूरी फ्रेमवर्क होते हैं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज अ कॉमन इनेबलर्स. जो ये डेफिनेशंस है, यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस. तो कॉमन इनेबलर्स क्या है? सो ईच कॉमन इनेबलर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, उसको इकट्ठा ग्रुप करके उनको कॉमन इनेबलर्स कहते हैं. तो द कॉमन इनेबलर्स जो है वो एक इकट्ठा होकर कुछ एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सबके सब इकट्ठा होकर. उसमें क्या क्या है? मीटरिंग. मीटरिंग मींस एज द एप्लीकेशंस यू यूज, जैसे जैसे हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं उसका बिलिंग आ जाता है. सो इट इज ऑन द यूज बेसिस द मीटरिंग इज बीइंग स्टार्टेड. जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मीटरिंग रहता है, वैसे इसी का मीटरिंग रहता है. जो इसमें पहला जो कॉमन इनेबलर है वो है कि अगर आप क्लाउड के ऊपर सर्विसेज अवेल करते हो, तो उन सर्विसेज जो आप अवेल कर रहे हो उसके हिसाब से बिलिंग सिस्टम होता है. दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मीटरिंग. सो मीटरिंग एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन जो है वो SaaS सॉफ्टवेयर एज एन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर रन करती है. और वो मीटर जो है वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि कितना डाउनलोड हुआ डेटा, उसके बाद उसका एनालिसिस करती है और उसके हिसाब से वो आपका मीटर जनरेट करती है, फिगर्स जनरेट करती है. मीटरिंग होने के बाद में उसका बिलिंग किया जाता है. सो बिलिंग इज एज यू पे ऑन बेसिस. तो ये बिलिंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑल्सो, कि किस लोकेशन से आप एक्सेस कर रहे हो, उनका रेट क्या है, मंथली रेट क्या है या डेली रेट क्या है या डाउनलोड रेट्स क्या है, उसके हिसाब से ये बिलिंग जनरेट होता है. So the common enablers, we have seen that metering, billing, per user billing model. Per user मतलब एक यूजर कितना यूज करता है. अब इसमें कैटेगरीज आ जाती है कि जो मंथली चार्जेस रहते हैं, वो फीस जो है मंथली चार्जेस, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर यूजर एप्लीकेशन. अगर आप एक यूजर लेते हो तो कितना मिलता है, तो अगर 2 यूजर यूज करते हैं उसी सर्विसेज को या 4 यूजर यूज करते हैं उसी सर्विसेज को, तो किस हिसाब से वो बनता है. सो एट दैट डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड विच यू आर यूजिंग. इसमें कुछ एडवांटेज है, जैसे इट इज फ्रॉम अ यूजर्स पर्सपेक्टिव द बिल इज इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज फ्रॉम द ओनर्स पर्सपेक्टिव द बिल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. बिल एकदम इजी है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से. जो ओनर है उसके लिए भी ये बिलिंग सिस्टम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है. पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. डिसएडवांटेजेस ये है कि this entitlement to use the application is not based on the usage of the application or resources, which can lead to some users using more resources than most average users. मतलब अगर आप एक एवरेज यूजर जितना यूज कर रहा है, या मिनिमम चार्जेस तो उतना लगते ही हैं. जैसे अगर आप डेटा का भी बात करते हो तो मिनिमम यू हैव टू पे दिस मच, इवन इफ यू आर यूजिंग और नॉट यूजिंग. पर डे आपका इतना अवेलेबिलिटी है. अगर आप मैक्सिमम यूज करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, पर अगर आप उससे कम यूज करते हो, then even though you have to pay that much amount. So that is one of the disadvantages. Concurrent use billing system मतलब अगर एक ही एप्लीकेशन एक से ज्यादा, ये एक एडवांटेज है ओनर्स के साइड में जो वो बना रहे हैं. तो कॉन्करेंट यूजर्स एक ही एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द providers. So this model charges a group of entitlement users to access the SaaS applications. Concurrent users at a time करते हैं. जैसे आप नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हो, ये जो वेब सीरीज जहाँ पर अवेलेबल है Z5 वगैरह है. सो कॉन्करेंट यूजर्स अगर आप परचेज करते हो, जैसे 300 रुपीज 400 रुपीज पर मंथली और ईयरली चार्जेस 499 जितना भी है, तो यू आर पेइंग फॉर 2 यूजर्स और 3 यूजर्स. सो एट अ टाइम दोज यूजर्स कैन एक्सेस दोज क्लाउड एनवायरमेंट डेटा. So this would be an on-demand web conferencing services where concurrent users use resources of an internet-based system simultaneously. Simultaneously cloud के ऊपर जो भी concurrent users हैं उन resources को use कर रहे हैं. So we are paying for those number of users for those number of hours. So it is easy to build, easy for the customers to understand. It provides a better incentive for use by users. Some of the disadvantages is that
The user administration algorithms are required to administer different types of entitlements, diverse groups of users. अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव एल्गोरिथम्स हैं वो अलग अलग टाइप के डाइवर्स यूजर्स जो हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के वेराइटीज ऑफर्स अवेलेबल है. सो दैट मे बी वन ऑफ द डिसएडवांटेज बिकॉज एवरी यूजर शुड नो the particular application which particular cloud environment they want to access. Now usage billing. So an entitlement use is only charged for what he or she uses. Usage pricing that is based on a user rate provides both entitlement users and the providers with a win-win situation. So the users have to pay the one which is for which it is being paying. So only that much amount जितना हम use कर रहे हैं उतना ही pay कर रहे हैं. Then that is usage billing. Entitlement users are only charged for what they use. So what they use, for that only they are paying the amount. So the disadvantage is that it requires complex metering capabilities within the application. It discourages more use of the application. Now comes the last one, that is hybrid billing model. Hybrid billing model means it uses the concept of per user, concurrent users, usage billing. इन सबका मिक्सचर अगर हम बोलते हैं तो दैट इज हाइब्रिड बिलिंग. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाउड विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दे आर प्रोवाइडिंग. सो दैट इज मोर फ्लेक्सिबल. मतलब सबका पर यूजर जो है उसका भी बिलिंग आ जाता है, कॉन्करेंट यूजर्स का भी आ जाता है, यूसेज बिलिंग चार्जेस भी आ जाता है, सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी. So it may encourage more use of applications. It gives entitled users more control of pricing structures. Okay, some of the disadvantage is that it can be complicated to the administrator. It may discourage use of application due to cost variability. Okay. Now let's begin with the application provisioning and management services. So let's talk about again that OSS model, which we have seen, organization which was started in 2001, Organization for Advancement of Structured Information Standards and Provisioning Service Technical Committee, which was formed to define an XML based framework for exchanging users. देखो ये क्या करता है? This is basically used for exchanging users, resources, service provisioning. So ये activities जो है, these are being done, managed by the OSS and PSTCs. Okay. So SaaS application is basically eventual receipt of the service request, and SASF, that is framework, acts as a client for that. So there are services which are being, two kinds of services which are being provided by this. कौन सी दो kind की services है? पहला है user provisioning and next is application provisioning. यूजर प्रोविजनिंग फीचर्स है जैसे ऐड, डिलीट या मॉडिफाई यूजर्स कर सकते हैं. यूजर से रिलेटेड कंट्रोल्स जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं. दैट इज बीइंग डन ओनली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. सिर्फ वो जो काम है कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है कि जो डिफरेंट यूजर्स है उनको ऐड करना, उनको मॉडिफाई करना, उनमें चेंजेस करना. ओके. Application provisioning is the component of an application that provisions user resources after a user is added. जब यूजर ऐड हो जाता है तो उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एज अ यूजर, दैट इज बीइंग डन बाय द एप्लीकेशन प्रोविजनिंग. सो अ यूजर माइट नीड टेम्पररी स्पेस व्हाइल वर्किंग ऑन अ वेब फॉर्म. प्रोविजनिंग दिस रिसोर्स वुड बी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोविजनिंग. तो इस तरह से जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है वो किसका पार्ट है? एप्लीकेशन प्रोविजनिंग. यूजर प्रोविजनिंग में यूजर्स को ऐड करना, यूजर को डिलीट करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको राइट्स देना. एप्लीकेशन प्रोविजनिंग मींस एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना. एक यूजर जब ऐड हो जाता है तो उसको कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से एप्लीकेशंस है, उसके राइट्स अवेलेबल है, टेम्पररी यूसेज है, परमानेंट यूजर्स है, दैट इज बीइंग गिवन बाय द एप्लीकेशन प्रोविजनिंग. Now from the enterprise point of view, the user provisioning component should be able to do the following. क्या क्या काम कर सकता है? Delegate a hierarchy of user administrators to administrate the application. Application को administrate करना, application के ऊपर work करना. Subscribe an organization to use the application. Create secure administration domain so that no unauthorized personnel can access other organizational domains they should not have access to it. मतलब
एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम, सब्सक्रिप्शन का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव के वर्क, कोई अनऑथराइज्ड यूजर्स उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। देन यूजर का पासवर्ड प्रोफाइल सेट करना, उसको परमिशन ग्रांट करना, उसको पॉलिसीज पासवर्ड पॉलिसीज करना, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइज द यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे टास्क ये जो है जो हम लोगों ने यूजर्स के बात में की थी, और उनको प्रायोरिटीज परमिशन पॉलिसीज देना यूजर्स को। then grant or restrict access to different modules of the applications. Okay, log information for user administrative needs, these are being provided by this. Now let's talk about the SLAS, that is service level agreements services, which we have already seen in the previous session also. Service level agreements में क्या होता है कि SaaS applications will no doubt raise enterprise depends on the internet of higher levels. It uses SaaS application enterprise organizations are committing themselves to the quality of service guarantee, including availability, reliability, and response time that come with the outsourced application services provided over the internet. Internet के ऊपर ये services provide कर रहा है. Okay, just see the diagram, block diagram. See here we have SLA, service level agreement. Service provider can provide customized SLA service to subscribers of a software utility application. Software utility application को ये services provide कर रहा है. तो here it is a client. Okay, it report provisioning review. ये diagram हम already देख चुके हैं जब हमने service level agreement पिछले session में देखा था. So report provision review by the client. Software utility application services, utility model है. देन ये क्या करता है, दिस इज वायलेशन ऑफ नोटिफिकेशंस देता है, एसएलए का मीटरिंग करता है, इसका सब्सक्राइबिंग करता है. एसएलए सर्विसेज में क्या आता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे कौन कौन सी सर्विसेज है, जैसे अलर्ट मैसेजेस, पेनल्टी, अगर कुछ वायलेशन हुआ है तो उसके नोटिफिकेशंस, देन उसका एनालिसिस करना, उसका इवैल्यूएशन करना, सब्सक्रिप्शन करना. दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय एसएलए. इनको इन सर्विसेज का जो है वो प्रोवाइड करता है यूटिलिटीज टू हुम, टू द क्लाइंट. सो एसएलए जो है वो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है. मीटरिंग करता है, मीटरिंग करने के बाद में वो मीटर बिलिंग जनरेट करता है, वो क्लाइंट को देता है, और ये फाइनली क्लाइंट के पास में क्या आ जाता है, वो रिपोर्ट जो है उसको जनरेट करता है, उसको रिव्यू करता है. ओके, नाउ आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, दैट इज सिंगल साइन ऑन. That is, a user is having an ability to identify presented to computer systems for the purpose of giving a person access according to his or her rights. जैसे जैसे उसको जो जो rights दिए हुए हैं उसकी identity को access करना, उसकी identities को avail करना, और उसको single user को as a access rights देना, जिसमें क्या क्या चीजें include होंगी, security, efficiency, consistent treatment or to the individuals, conformance to regulations. These are some of the things which are being included. Security, as we know कि authorized unauthorized users, authenticated users ही access कर सकते हैं. Lower cost, productivity improves, ये सब चीजें जो है that is more efficient. Consistent treatment to the individual को अच्छे से treat किया जाए. Okay, these are some of the features which can be provided. Let's see, the following are the business drivers for access management. Access management में prevention of unauthorized access by using a single security policy server to enforce security across multiple file types. Then single sign-on, robust auditing and information gathering tool. Okay, some of the benefits using identity and access management. कौन कौन से identity access management के benefits है? Unified application and authorization to secure single enterprise, lower application development, deployment and management cost, central management, dramatic improves customers ease, audit management, then distribute workload to enterprise customers, and it makes service enable. Some of the vertical industry benefits
health regulation, HIPPA compliance. Retail, ये benefits हैं कुछ, retails customers को accessibility, and then education related things also. Okay, so tomorrow we will begin with other services of the customer application services framework, and then begin with the conceptual view to the reality, and then we'll try to wind up by next week. Okay, so I'm closing the session now.